हाँ, हेड इंजरी पढ़ना था अपने को। हेड इंजरी का डेफिनेशन क्या होता है, देख लो। द ब्रेन में बी, लिखो, द ब्रेन में बी इंजर्ड बाई ए, द ब्रेन में बी इंजर्ड आई एन बाई ए ब्लो। ब्लो मीन्स धक्का लगना है ना। मे बी इंजर्ड बाई ए ब्लो टू द हेड, ब्लो टू द हेड, हेड पर धक्का लगने से, ज़्यादा फोर्सफुल इम्प्रेशन आने से। इम्प्रेशन इन द सेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्रेन पर फोर्सफुल इम्प्रेशन ही ब्लो होता है। वो ब्लो लगने से क्या हो सकता है, ब्रेन की इंजरी हो सकती है, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ द ब्रेन, हेड और मूवमेंट ऑफ द ब्रेन, मूवमेंट ऑफ द हेड लिख दें। ब्रेन मूवमेंट होगा ही, हेड मूवमेंट होगा तो उससे अपोजिट साइड में ब्रेन का मूवमेंट होगा, ब्रेन टिश्यूज का होगा, वो इंजरी का कारण बनेगा, बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू, इट अकर्स ड्यू टू सडन, सडन एक्सिलरेशन एंड सडन डिसलरेशन, ठीक है। एक्सिलरेशन एंड डिसलरेशन, डी, एक्सेलरेशन स्पीड में बढ़ाना और डिसलेशन स्पीड को घटाना, ये अचानक हो। गाड़ी पर कई बार आगे कोई एक एक तो ये हो कि जैसे गन से निकली हुई वो गोली निकलती है तो वो स्पीड से निकलती है। अगर इस स्पीड से अचानक कोई क्लच छोड़ा जाए गाड़ी का तो अपने को धक्का लगेगा पीछे की तरफ। जैसा फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लग रहा होता है, ठीक है। उसी तरीके से वो हाई स्पीड से एक्सेलरेट होकर निकलती है। उसी तरीके से अगर कोई गाड़ी सामने आए एक्सीडेंट पर होने लगे, हम अचानक ब्रेक लगाते हैं ड्राइवर तो हम आगे की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाते हैं, ठीक है। तो वो आगे तरफ झुकते हैं तो सडन एक्सेलरेशन मतलब सडन स्पीड बढ़ी आपकी, सडन डिसलेशन सडन स्पीड घटी आपकी। तो उन दोनों के कारण भी आपकी इंजरी हो सकता है, ठीक है, ऑफ द हेड। सडन एक्सेलरेशन एंड सडन डिसलेशन ऑफ द हेड, ठीक है। बता दो, डेफिनेशन हो गई, ठीक है साहब। ब्लो क्या होता है, ब्लो टू द हेड लिखो, ठीक है। ब्लो इंजरी होती है जो, ब्लो टू द हेड, ठीक है। ब्लो का मतलब है कॉन्ट्यूजन। ब्लो जब भी कॉन्ट्यूजन वर्ड आएगा, ठीक है, कॉन्ट्यूजन इंजरी का मतलब है फोर्सफुल इंप्रेशन, फोर्सफुल इंप्रेशन किसी ऑब्जेक्ट की तेज तरीके से मारी गई हो, वो भी कॉन्ट्यूजन इंजरी है। एक्सीडेंटल आप हिट हो गए हो, किसी हेड हिट हो गया है किसी ऑब्जेक्ट से, वो भी है। बाइक इस हेलमेट पहनने के लिए इसीलिए तो बोलते हैं कॉन्ट्यूजन इंजरी बचाने के लिए, बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। लिखो इसमें कॉन्ट्यूजन, इसका और करके कॉन्ट्यूजन लिख लो इसको, कॉन्ट्यूजन इंजरी। और ब्रूस, ये तीनों नाम है इसके, कॉन्ट्यूजन, ब्रूस और हेड इंजरी जो ब्लो में है। कॉज क्या क्या कॉज हो सकते हैं इसके, एक्सीडेंट, अरे बोलो, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पहला कॉज, ठीक है। दूसरा कॉज है स्पोर्ट्स इंजरी, हाँ जी, स्पोर्ट्स इंजरी हो सकता है स्पोर्ट्स के टाइम,
और तीसरा को जो जबरदस्ती किसी से मतलब फिजिकल असॉल्ट हुआ हो, लड़ाई हुई हो, तो तेज इंप्रेशन से मार दिया गया हो। ठीक है, ठीक है? तो डायरेक्ट ब्लो, डायरेक्ट ब्लो ऑन हेड, ब्लो इंजरी ऑन हेड। ठीक है, जो डायरेक्टली मिली हो। ठीक है, आपके हेड पर ये मैं आपको क्रेनियम बना देता हूँ एक बार। एंटीरियर साइड से अगर देखें आप क्रेनियम को, तो आपको मिलेगा ऐसा कुछ। यहाँ पर कुछ सल्कस ये दीवारें से मिलेगा और यहाँ पर भी कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, बोन, बोन की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, इसमें अंदर की तरफ आपके है पास है मेनिंजिस, है ना। ये अंदर क्या है, मेनिंजिस जो बाहर से अंदर की तरफ आते टाइम आपको मिलेगी कौन सी, ड्यूरा, सबएरेक्नॉइड और पाइयामेटर। बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर की दो सेपरेशन होते हैं, पार्टीशंस होते हैं। एक होता है बोन की तरफ, एक होता है ब्रेन की तरफ। ठीक है, ड्यूरल लेयर दो सेपरेशन में होती है। फिर ड्यूरल के बीच में नीचे सब ड्यूरल स्पेस, फिर अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, अरेक्नॉइड के नीचे सब अरेक्नॉइड स्पेस जिसमें सीएसएफ फ्लो कर रहा था, फिर पायामीटर जो ब्रेन से अटैच है। ठीक है, ये तीनों कवरिंग या कुशिंग का काम कर रही है। ठीक है, तकिए जैसा फॉर्मेशन कर रही है, अच्छा फील करवा रही है, ब्रेन को इंजरी नहीं होने देने के लिए। फिर उसके साथ में कुछ फ्लूइड है इसमें सब अरेक्नॉइड स्पेस में, हाँ है ना। उस फ्लूइड को ऊपर ने कहा था सीएसएफ, कहा था क्या। अब सीएसएफ के रेड पेन दो भाई। और यहाँ पर अब पायामीटर के अंदर यहाँ पर ये ब्रेन टिश्यूज आपके, ठीक है, ये आपका ब्रेन है, समझ में आ रही है, रेड कलर में जो बनाया मैंने। तो ये क्या काम कर रही थी, एक तो शोक एब्जॉर्बर है, कौन, मेनिंजीज और फ्लूइड सीएसएफ। शोक एब्जॉर्बर मतलब जो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की वजह से जो शोक लग रहा है, झटका लग रहा है, उसका एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इंजरी होने से बचाती थी। क्योंकि इतना छोटा मोटा मूवमेंट तो आपको डेली मिलता है, लेकिन इंजरी थोड़ी हो जाती है डेली। ज्यादा ज्यादा हेवी होगा तभी इंजरी होगी। ठीक है, छोटा मूवमेंट में तो नहीं हो पाती। बच्चों में ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा तेज अगर आपने मूवमेंट दे दिया है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बच्चे के लिए ज्यादा चांस है कि ज्यादा तेज आपने एक्सेलरेशन डिसेलरेशन कर दिया तो हेड इंजरी उसको हो सकती है। फिर बात करें कि अगर ये शॉक एब्जॉर्बर है तो आपकी काफी हद तक ये सुरक्षा कर लेती है। इससे भी ज्यादा अगर ब्लो है, इंजरी है, तो वो कंट्यूजन की श्रेणी में आएगा या हेड इंजरी कहेंगे उसको। ठीक है, वो कंट्यूजन आएगा। लिख लो, एट द साइट ऑफ, नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करो। जहां पर इंजरी हो रही है, सपोज दैट इधर इंजरी हुई है, तो यहां पर इंजरी में क्या क्या होगा वो देखो। इंजरी अगर यहां पर हुई है, यहां पर इंजरी लगी है, तो क्या होगा वो देखो। एट द साइट ऑफ इंजरी देयर में बी, एट द साइट ऑफ इंजरी देयर में बी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या होगा वहां पर देखो। एट द साइट ऑफ इंजरी देयर में बी, हाँ पॉइंट पॉइंट बना के लिखो। ए स्कैल्प वुंड विथ हेमरेज बिटवीन स्कैल्प एंड स्कल फ्रैक्चर, मैं लिख देता हूं। ए स्कैल्प वुंड, स्कैल्प, अच्छा बोन के ऊपर वाली जो स्किन की लेयर है वो स्कैल्प। ठीक है, तो स्कैल्प वुंड विथ हेमरेज, with hemorrhage, scalp wound with hemorrhage between scalp and skull, between scalp and skull, skull यानी आपका क्रेनियम बोन, क्रेनियल बोन, जो फ्रेम है ये क्रेनियल बोन का, उस फ्रेम के ऊपर कहाँ रहे ब्लीड, कहाँ पर अभी, बोन के और स्किन के नीचे। ठीक है, स्किन मान लो ये सपोज है और यहाँ पर इंजरी हुई तो इस तरीके से बन गया। ठीक है, और यहाँ से रप्चर भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है,
डैमेज टू द मेनिंजेस हो सकता है, अगर डीप इंजरी है तो डैमेज टू द मेनिंजेस, टू द meninges, damage to the meninges, depressed fracture of the skull. Next, depressed fracture of the skull. डिप्रेस्ड फ्रैक्चर मतलब स्कल बोन कुछ इंजरी हुई है, अब के बार बोन टूट रही है, ठीक है। कॉजिंग लोकल डैमेज टू द अंडरलाइंग मेनिंजेस। अच्छा, स्कल अगर फ्रैक्चर हुआ है, ध्यान रखो, पहले हमने इंजरी एक कंडीशन बताई आपने कि स्किन, स्किन मतलब स्कल, ऊपर वाला स्किन का लेयर, वो और उसके स्कल के बीच में, ठीक है, मतलब बोन के ऊपर की तरफ है, ठीक है, वहां पर हेमरेज और कलेक्शन है। सेकेंड टाइम मेनिंजेस को इंजरी हो सकती है, और अगर फ्रैक्चर है किसमें, क्रेनियम बोन में है, ठीक है, फ्रैक्चर है, तब क्या होगा, तो इट कैन डैमेज द अंडरलाइंग मेनिंजेस। अंडरलाइंग क्या मतलब इसके नीचे, अंडरलाइंग का मतलब है जहां पर आपने चोट लगी और फ्रैक्चर हुआ, तो बोन जहां से टूटी है उसके नीचे वाले एरिया में मेनिंजेस खराब होगी, तो वही कहना चाह रहे हैं, इट कैन डैमेज, लिखो इसके नीचे, हाँ, कॉजिंग लोकल डैमेज लिख लो, यहां से कंटिन्यू कर लो, स्कल कॉजिंग लोकल डैमेज, डैमेज टू द अंडरलाइंग meninges, underlying meninges and brain tissues, and brain tissues। meninges और ब्रेन टिश्यूज में डैमेज होगा, है ना। मिटा दो, ये आगे लिखे, कॉन्ट्यूजन में पढ़ रहे हैं अभी, है ना। हाँ, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर, अगर टेम्पोरल में फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, है ना, कंडीशंस लिख रहे हैं अभी उसकी। बोन फ्रैक्चर, टेम्पोरल बोन में अगर फ्रैक्चर है तो क्या होगा, टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर मेकिंग एंड ओपनिंग बिटवीन, मेकिंग एंड ओपनिंग बिटवीन मिडिल ईयर एंड द मेनिंजेस। कहाँ से खुल जाएगा, मैंने आपको बताया टेम्पोरल रीजन पर अगर इंजरी हुई है तो मिडिल ईयर वहां पर रहेगा, मिडिल ईयर और मेनिंजेस के बीच में डायरेक्ट ओपनिंग हो सकती है। टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर मेकिंग एन ओपनिंग, या कैन मेक लिख देना, कैन मेक एन ओपनिंग बिटवीन, कहाँ कहाँ पर, मिडल ईयर एंड, मिडल ईयर एंड मेनिंजेस, मिडल ईयर और मेनिंजेस के बीच में क्या ओपनिंग हो सकती है, हो सकती है इंजरी लगेगी तो। टेम्पोरल रीजन में अगर इंजरी होती है तो वो इंजरी कहाँ तक जा सकती है, ये है मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये है टेम्पोरल रीजन में इंजरी है तो मिड मिड ब्रेन तक, वो सॉरी मिडल ईयर तक जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है, मिडल ईयर तक जा सकती है इंजरी, ठीक है। फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द, नेक्स्ट लाइन से लिखो, फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं अपन, ठीक है, एक कॉन्ट्यूजन के अंदर लिख रहे हैं कंडीशंस, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इंजरी से क्या क्या हो रहा है। कॉन्ट्यूजन जो पहला पढ़ा अपन ने, जिसको ब्लो इंजरी बोली, उस ब्लो इंजरी में कंडीशन देख रहे थे अपन, ठीक है, अगर सुपरफिशियल है तो स्कैल्प और बोन के बीच में ही ब्लड इकट्ठा कर रही थी, वो फर्स्ट लाइन में लिखा है अपन ने, ठीक है। सेकंड है, अगर फ्रैक्चर बिना है तो छोटा सा मेनिंज को इंजरी कर सकती थी।
थर्ड लाइन में अपन ने लिखा है कि अगर बोन भी फ्रैक्चर है तो अंडरलाइंग मेनिंजेस में इंजरी होगी। ठीक है। फोर्थ अपन ने लिखाया है कि अगर टेम्पोरल रीजन में इंजरी है तो वो मिडिल ईयर तक जा सकती है, कनेक्शन बन सकता है। ठीक है। और मतलब वहां तक खुल सकता है, वो जा सकता है, वहां से सीएसएफ लीकेज भी होगा, ब्रेन टिश्यूज भी डैमेज होगा। ठीक है। ये भी हो सकता है। अगर अब नेक्स्ट में 5वें नंबर पर लिखना चाह रहे हैं फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द एयर साइनस, लिख रहा हूं मैं, इन्वॉल्विंग द AIRSINUS एयर साइनस ऑफ स्फिनोइड बोन, एथमोइड बोन और फ्रंटल बोन, साइनस ऑफ स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन कोमा फ्रंटल बोन कोमा एथमोइड बोन ठीक है, कैन मेक एन ओपनिंग बिटवीन, कहां से कहां के बीच में कनेक्शन बना सकती है बताओ। देखो फेस पर जाओ, फेस पर ये दोनों आईज के बीच में यहां पर जो बोन है एथमोइड बोन। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद में फ्रंटल बोन ये है, थोड़ा सा नीचे एथमोइड बोन और नीचे स्फिनोइड बोन। ठीक है। तो ये तीनों बोन में अगर इंजरी होती है तो तीनों बोन का लेवल आपके नाक के लेवल से है। तो अगर ज्यादा डीप इंजरी होती है तो नाक की ये हड्डी टूटने से डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्शन होगा। इसके पोस्टीरियर सरफेस में नाक का पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, और आईज के ये आई बॉल के पीछे वाला सरफेस ब्रेन से ही है। ठीक है। तो यहां से अगर इंजरी होती है, ब्रेन में फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर बोला अपन ने। ठीक है। अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द एयर साइनस, एयर साइनस मतलब एयर सेक्स होते हैं, होल्स होते हैं। फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द एयर साइनस ऑफ स्फिनोइड फ्रंटल और एथमोइड बोन तो कैन मेक एन ओपनिंग बिटवीन meninges and nose, can make an opening between nose and meninges लिख दूं यहां पर, meninges, nose and meninges के बीच में ओपनिंग हो सकती है। हाँ है ना। अगर ये बताओ मेरे को, अगर समझो इस एरिया में फेस पर, ठीक है, ये नोज के लेवल पर बोन फ्रैक्चर हुआ है और बोन फ्रैक्चर हो गया है, डीप फ्रैक्चर हुआ है, वहां से ब्रेन की ओपनिंग हो गई है तो सीएसएफ लीकेज होगा, सीएसएफ राइनोरिया होगा। क्या होगा? राइनोरिया। नॉर्मल राइनोरिया कहते हैं म्यूकस सिक्रेशन, थिन म्यूकस सिक्रेशन नॉर्मल राइनोरिया, रनिंग नोज। और अगर उस रनिंग नोज में म्यूकस की जगह सीएसएफ आ रहा हो तो सीएसएफ राइनोरिया। क्या कहते हैं उसको? टेस्ट करते हैं उसके लिए, डायग्नोसिस करते हैं, हेलो टेस्ट करते हैं, बताऊंगा अभी। चलो फर्स्ट टाइप हुआ हमारा ब्लो टाइप, ब्लो टाइप। ठीक है। ब्लो टाइप या कॉन्ट्यूजन टाइप हुआ। दूसरा टाइप लिखो, मिटा दो इसको। एक्सिलरेशन और डिसलरेशन इंजरीज, कॉन्क्यूजन कहते हैं। दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं कॉन्क्यूजन। SSION लिख दो। ठीक है। CONCUSSION, कॉन्क्यूजन इंजरी। ठीक है। देखो जिसमें डायरेक्ट बाहर से चोट लग रही है वो है कॉन्ट्यूजन। ठीक है। और जो अंदर से स्पीड की वजह से हो रहा है वो कॉन्क्यूजन। ठीक है। तो इस इंजरी को दूसरा नाम अपन बोलेंगे एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन एंड डिसलरेशन इंजरी। एक्सिलरेशन एंड डिसलरेशन इंजरी मतलब स्पीड आने से, अचानक स्पीड बढ़ने से या अचानक स्पीड घटने से जो इंजरी होती है। ठीक है। अचानक या तो त्वरण से या मंदन से या एक्सेलरेशन से या डिक्सेलरेशन से, है ना। या तो स्पीड अचानक झटका लगकर बढ़ने से या अचानक झटका लगकर घटने से।
ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्क्यूजन इंजरी। ठीक है, कॉन्ट्यूजन एंड कॉन्क्यूजन इंजरी के टाइप समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ लिखो इसमें। अच्छा देखो, कंडीशन क्या है समझो थोड़ा सा दोबारा। क्रेनियम कैविटी में ब्रेन जो है वो बिल्कुल फिक्स तो नहीं है। ब्रेन में कई सारे प्रोजेक्शंस है बोन के। आपके क्रेनियम में बोन के कई सारे प्रोजेक्शंस है। प्रोजेक्शंस का मतलब होता है उभार, नुकीले नुकीले कांटे जैसे उभार कई जगह पर ब्रेन के अंदर क्रेनियम कैविटी की तरफ है। ठीक है, उन सब से भी कौन बचाता है? मेनिंजेस बचाती है ब्रेन को। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, ब्रेन की एब्नॉर्मलिटी शेप, उसके अंदर आपका ब्रेन इतना सेफ है क्रेनियम के अंदर, बाहर से सुरक्षा भी कर रहा है, दूसरा अंदर से हिलने डुलने की वजह से, हिलने डुलने से इंजरी होते, इंजरी से बचाने के लिए आपके पास में मेनिंजेस है, मेनिंजेस है और सीएसएफ। क्या है? मेनिंजेस है, मेनिंजेस के अंदर क्या है? सीएसएफ। ठीक है, एक गुब्बारे में पानी भर के दूसरा गुब्बारा उसके अंदर रख लो तो अंदर वाला गुब्बारा फूटेगा नहीं कितना भी रहने से ना, वो वाली बात है। तो बहुत ही ज्यादा फोर्स होगा तो फूटेगा। इसी तरीके से आपके ब्रेन को भी ये बचा रखा, मतलब आपका ब्रेन एक तैरता हुआ एक अच्छा सा डेलिकेट टिश्यू है ना क्रेनियम। हाँ, एम्यूनिटी फ्लूइड जैसा काम कर रहा है। तो आपके क्रेनियम कैविटी के अंदर ब्रेन एक फ्लोटिंग ऑर्गन है, फ्लोटिंग जैसा है, कंप्लीटली फ्लोटिंग ऑर्गन नहीं कहते इसको, फ्लोटिंग कंडीशन में है जिसमें चारों तरफ से उसकी प्रोटेक्शन हो रही है। समझ में आ रही है? अगर वो ज्यादा झटका लगेगा उसको, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड वाला और डिसेलरेशन मतलब रुकने वाला झटका, तो ये दोनों के कंडीशन किसे चोट लग सकती है उसको, वो क्या होगी लिखो एक बार। और ब्रेन फ्लोट्स रिलेटिवली फ्री इन ए कुशन। relatively free in a cushion of, in a cushion, CUSION cushion, H आएगा क्या? CUSH है ना, तकिया। ऑफ, क्वेश्चन ऑफ, क्या किसका तकिया बना हुआ है? CSF, क्वेश्चन ऑफ। हाँ, एंड मेनिंजेस लिख लो। CSF और मेनिंजेस गद्देदार फील करवा रही है ब्रेन को, है ना, तकिए लायक फील करवा रही है जो इंजरी से बचाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे यहाँ पर, सडन एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन can cause injury to brain, can cause injury to brain। कर सकता है क्या इंजरी? बताओ, कैन कॉज इंजरी टू ब्रेन। हाँ, ऑन अपोजिट साइड ऑफ इम्पैक्ट, ये लिख लो, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ऑन ऑपोजिट साइड या साइड ऑफ, साइड लिख लो, साइड ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब इंप्रेशन, इम्पैक्ट का मतलब जहां चोट लगी, जहां से चोट लगी है। ठीक है, मतलब इंप्रेशन का मतलब ये था यहां से स्पीड ऐसे जा रही है तेज। ठीक है, तो इंप्रेशन आपका अचानक जब रुकेगा, ये जाते हुए आपको मूवमेंट किधर होगा? ये। ठीक है, तो ब्रेन का मूवमेंट कहाँ होगा? पीछे, तो पीछे चोट लगी, इंप्रेशन आपका आगे था। एक्सीलरेशन में आपका इंप्रेशन आगे होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन जब ही आपने गाड़ी का क्लच छोड़ा तेज, तो आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट कहाँ है? आगे। स्थिर से, स्टेशनरी कंडीशन से अचानक आप आगे की तरफ झुके, आगे भागे, तो अचानक जो आगे गए हो तो ब्रेन आपका पीछे टकराएगा,
पोस्टीरियर सरफेस पर। समझ में आ रही है? और जैसे ही आप तेज स्पीड से थे, अचानक ब्रेक लगाए, या फिर आपका डिसेलरेशन हुआ, आप स्पीड से आए और रुक गए हैं, तो आगे की तरफ आपका ब्रेन आगे आकर धक्का मारेगा ऐसे। ठीक है, तो आपका इंप्रेशन पीछे था, जैसे रुके आपका इंप्रेशन पीछे था और इंजरी आगे होगी। ठीक है, इसलिए कह रहे अपोजिट साइड ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, प्रभाव जिधर था उस प्रभाव से दूसरी साइड में आपका इंजरी हुई है, उसको कंडीशन को बोलते हैं काउंटर कूप। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज काउंटर कूप इंजरी। दिस condition is known as COUNTER काउंटर कूप। ठीक है, इंजरीज, काउंटर कूप इंजरीज लिखते हैं ना, यहाँ लिख दो। ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेशन में इंजरी हो रही है तो पोस्टीरियर साइड में होगी, और डिसेलरेशन में इंजरी हो रही है तो एंटीरियर साइड होगी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, मिटा दो इसको सबको। नेक्स्ट लाइन में आप लिखो, नर्व सेल डैमेज, nerve cell damage usually to the frontal and parietal lobes. Nerve cell damage usually to the frontal and parietal lobe due to movement in the brain over rough surfaces of the skull. Due to movement of the brain over rough surfaces of the skull. देखो इधर, मैं शुरू में बता रहा था कि ब्रेन हेड में, स्कल में अंदर की साइड कुछ सरफेस रफ है, कुछ प्रोजेक्शन है, पता है? हेड की ई क्रेनियम बोन में इनवर्ड है, स्कल में बाहरी अंदर की साइड में कुछ प्रोजेक्शन है और कुछ सरफेस खराब है। तो अगर उस सरफेस पर फ्रिक्शन होगा ब्रेन टिश्यूज का, रगड़ खाएगा वहां पर, तो उसको भी इंजरी करेगा। इसलिए कहा है नर्व सेल डैमेज भी होगा, कहां से होगा? टू द फ्रंटल एंड पेराइटल लोब। फ्रंटल भी होगा और पेराइटल लोब में भी होगा। ठीक है, क्यों होगा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द ब्रेन ओवर, ब्रेन कहां मूवमेंट कर रहा है? कुछ रफ सरफेसेस पे मूवमेंट कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन की वजह से नर्व सेल डैमेज होगा। ठीक है, ब्रेन कहां मूवमेंट कर रहा है? स्कल के अंदर। अब स्कल में स्ट्रक्चर अगर बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी तो वहां पर डैमेज करेगा। ठीक है, ये डैमेज वही है, कौन सा वाला? एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। अगर इस तरीके से स्पीड से होगा तो जो स्ट्रक्चर जो नॉर्मल मूवमेंट में हानिकारक नहीं थी, वो स्पीड वाले मूवमेंट में हानिकारक हो सकती है, वो स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, nerve fiber damage due to stretching, nerve fiber damage due to stretching, stretching। ठीक है, स्पेशली फॉलोइंग द रोटेशनल मूवमेंट, स्ट्रेचिंग स्पेशली फॉलोइंग द रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट तो समझ रहे हो?
फास्ट रोटेशनल मूवमेंट अगर कुछ होता है तो उसमें भी नर्व फाइबर डैमेज होता है। ठीक है, फास्ट और रोटेशनल मूवमेंट होगा तो भी डैमेज होगा। स्ट्रेचिंग क्यों होगी? शेप 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 बिल्कुल राउंड तो नहीं है। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर लंबा है और हॉरिजॉन्टल बाय ये जो है, ठीक है, पेराइटल वाला, दोनों पेराइटल के बीच में जो स्पेस है ये छोटा है और एंटीरियर फ्रंटल ये एंटीरियर और पोस्टीरियर ज्यादा है। ठीक है, अगर आप अचानक तेज घूमते हो ऐसे क्लॉकवाइज आप घूमते हो तो उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही रह गया, या तो स्टेशनरी रह गया या एंटी क्लॉकवाइज हो गया। उसके लिए समझ में आ रही है क्या? आप तेज स्पीड से जैसे घूमोगे तो उसके लिए वो फ्रिक्शन अपोजिट हुआ ना। ब्रेन के लिए, ब्रेन के लिए जो फ्रिक्शन कोज हो रहा है, आप अचानक राइट क्लॉकवाइज घूमते हो तो एंटी क्लॉकवाइज इसको फ्रिक्शन मिल गया ऐसे, ऐसा ये ब्रेन ऐसा है, ऐसे घूम रहे हो तो इसके लिए फ्रिक्शन तो ऐसा हो गया, रगड़न ऐसे हो गई ना, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन हुआ। तो फ्रिक्शन के टाइम पर जो ऐसा मूवमेंट होगा तो ऐसे मूवमेंट में जो लंबी चीज है वो ऐसे मूवमेंट करेगी तो इस सर्कमफेरेंस में सही आएगी नहीं, तो वो स्ट्रेच होती है। ठीक है, समझ में आएगी बात? जब आपने फ्री फ्लोटिंग बोला है, इसको थोड़ा सा बोला है, फ्री फ्लोटिंग है, थोड़ा भी मूवमेंट होगा तो स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने से नर्व फाइबर डैमेज होता है। ठीक है, हेमरेज नेक्स्ट लाइन से लिखिए। हेमरेज ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। Hemorrhage due to rupture of blood vessels in the subarachnoid space on the opposite side of impact. Blood vessel in the subarachnoid space. Subarachnoid space on the चलो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की तरह ही यहाँ पर भी इंजरी होगी। कहाँ पर? सब अरेक्नोइड स्पेस में। सब अरेक्नोइड स्पेस में भी ब्लड वेसल का रप्चर हो सकती है, वो भी कैसे वजह से? अपोजिट साइड ऑफ इम्पैक्ट। और अपोजिट साइड ऑफ इम्पैक्ट का कंडीशन कहाँ लागू होता है? एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में। तो हम वही पढ़ रहे हैं, अपन ने पहली टाइप पढ़ा था कॉन्ट्यूजन, और कॉन्ट्यूजन के अंदर 5-6 लाइन लिखी थी। उसी तरीके से अपन ने दूसरा पढ़ा है कॉन्क्यूजन, कॉन्क्यूजन में भी 5-6 लाइन हम लिख चुके हैं। कारण यह है, इस तरीके से इंजरी होती है। हेड इंजरी की बात कर रहे हैं अपन। हेड इंजरी में 2 टाइप से इंजरी होती है, कॉन्क्यूजन, कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन हमने पढ़ ली, कॉन्ट्यूजन के टाइप्स पढ़ लिए, तरीके पढ़े कैसे कैसे इंजरी होती है, कहाँ कहाँ होती है, और कॉन्क्यूजन भी पढ़ा, कॉन्क्यूजन में भी कहाँ कहाँ इंजरी होती है, कैसे करने से होती है, ये पढ़ा। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर मिटा दो इसको, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पहला इसमें करेंगे अपन हेमरेज। होता है क्या? नाम तो सुना ही है, ब्रेन हेमरेज। तो वो हेमरेज कहाँ पर है? हेमरेज कहाँ पर है? ब्रेन में तो सभी जानते हैं, आपको तो लोकेशन बतानी पड़ती है, आप नर्सेज हो। ठीक है, एपिड्यूरल, सबड्यूरल या इंट्रा सेरेब्रल। ठीक है, एपिड्यूरल, सबड्यूरल और इंट्रा सेरेब्रल। इंट्रा सेरेब्रल का मतलब है सेरेब्रम में कोई सी भी लोकेशन पर हो। ठीक है, इंट्रा सेरेब्रल का मतलब है सेरेब्रम के अंदर कोई भी लोकेशन हो, और ऊपर वाले दोनों कंडीशन ये कह रही है कि मेनिंजेस के अंदर हो। समझ में आ रही है? मेनिंजेस एपिड्यूरल के नीचे
एपिड्यूरल ब्लीड है, ठीक है। तो और सब ड्यूरल, ड्यूरामीटर के ऊपर है तो एपिड्यूरल, ड्यूरा के नीचे है तो, ड्यूरा के ऊपर है तो, ठीक है भाई। इसको बोलेंगे ईडीएच, बोलो, एपिड्यूरल हेमरेज, हाँ है ना। और ये बोलेंगे एसडीएच, बोलते हो क्या आप, सब ड्यूरल हेमरेज। ये इंट्राक्रेनियल हेमरेज या इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, ठीक है। तो ये लोकेशन के आधार पर होता है कि ब्रेन में, सेरेब्रम में कहाँ पर इंजरी हुई है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्लिनिकल फीचर्स में, मैनिफेस्टेशन में हमने एक चीज देखी हेमरेज, दूसरा लिखेंगे अपन बेटल साइन। बेटल मतलब क्या होता है, मारपीट, जंग होता था बेटल का मतलब, जंग है ना। तो यहाँ पर मारपीट हुई है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन बिहाइंड द ईयर और मेस्टोइड प्रोसेस, ब्लूइश डिस्कलरेशन बिहाइंड द ईयर और मेस्टोइड प्रोसेस, ठीक है। अगर ज्यादा चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो ईयर के पीछे वाले सरफेस पर या इस मेस्टोइड बोन पर मारपीट का निशान है या ब्लूइश डिस्कलरेशन है, ये क्या कंडीशन है, बेटल साइन, क्या कहते हैं इसको, बेटल साइन, ठीक है। दूसरा लिखेंगे रकून आइज, मिटा दो इसको, हाँ हाँ लिख लो, आराम से लिख लो। तीसरी चीज है रकून आइज, RACOON, रकून आइज, EYES। ऐसा रकून एक एक एनिमल होता है, रकून बंदर फैमिली में होता है क्या, मंकीज में होता है क्या रकून, है ना। जिसके ऐसे आंखों के डार्क सर्कल, ऐसी आंखों आंखों के चारों तरफ ये सर्कल इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। रियल आंखें इतनी ही बड़ी है और उसके हेयर लाइन ही इतनी काली काली होती है, बड़ी बड़ी, ठीक है। रकून जो है एनिमल, उसकी आंखें छोटी है, आंखों के ऊपर काले बाल ऐसे पाए जाते हैं जैसे तो पूरे ही काले हैं, ठीक है। आप डार्क सर्किल हो जाते हैं, आपके बड़े बड़े डार्क सर्किल हो जाते हैं। तो मारपीट वाले पेशेंट पर नहीं होता कई बार कि यहाँ पर चोट लगी है और ये पूरा इतना से डार्क हो गया, ठीक है। अगर इंजरी हुई है, हेड इंजरी, हेड इंजरी हुई है, एक्सीडेंटल हुआ है, तो उसमें क्या होगा, ये पेरी ऑर्बिटल एरिया, ये जितना है, ये ब्लीड होकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ, तो ये वाले पूरे एरिया डार्क हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ब्लूइश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डार्कनिंग हो जाती है, ये बॉडी बड़ी, दोनों आंखें ऐसे दिखेगी बड़ी बड़ी, ठीक है, रकून टाइप, तो रकून आइज बोलते हैं इसको, है ना। तो लिखो डार्क पर्पल और ब्लूइश, ब्लू ब्रूसेस, डार्क पर्पल और ब्लू ब्रूसेस, ब्रूसेस मतलब घाव, ठीक है। ब्रूसेस अंडर द आइज, अंडर द आइज मतलब पेरिओर्बिटल एरिया, बोलो, अंडर द आइज। इस कंडीशन को आप एक और चीज बोलते हो क्या, पेरिओर्बिटल रीजन में अगर ये कंडीशन आई तो इकाइमोसिस भी बोलते हो क्या, बोलते हो, ठीक है सर। हाँ, इट इज ड्यू टू, इसके नीचे लिख लो, इट इज ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा, it is due to fracture of the base
ऑफ क्रेनियल फोसा। ठीक है, बेस ऑफ ब्रेन एंटीरियर साइड में, ठीक है, उसका फ्रैक्चर होने से ब्लीड होगा जो पेरी ऑर्बिटल एरिया में इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, और फ्रंटल बोन पर यहाँ पर फ्रैक्चर होता है तो तब ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट चले, मिटाओ इन सबको। ठीक है, हेलो साइन कौन सा नंबर हो गया ये? चौथा। हेलो साइन, ठीक है, या इसको बोलते हैं डबल रिंग साइन। क्या बोलते हैं? डबल रिंग साइन, रिंग साइन, डबल रिंग साइन। ठीक है, इट इज ड्यू टू CSF लीकेज फ्रॉम ईयर या नोज। ठीक है, इट इज ड्यू टू, ठीक, इट इज ड्यू टू CSF लीकेज फ्रॉम ईयर या नोज, ड्यू टू CSF लीकेज फ्रॉम ईयर या नोज। अरे अगर मेस्टोइड प्रोसेस या पेराइटल रीजन में अगर हेड इंजरी हुई है तो मेनिंजेस की ओपनिंग या कनेक्शन हो सकता है मिडल ईयर से। मिडल ईयर से अगर होगा तो ईयर ड्रम भी फट सकता है। ईयर ड्रम फट सकता है तो ईयर ड्रम के थ्रू CSF आ सकता है। ठीक है, तो कान से भी वो CSF निकल सकता है और नाक से भी। अगर यहाँ पर फ्रंटल इंजरी है एथमोइड बोन पर तो नाक से कनेक्शन हो जाएगा तो वहाँ भी CSF आ सकता है। है ना? ठीक है, लिखो इसमें कैसे करते हैं टेस्ट। हेलो टेस्ट, कॉटन स्वेब लेते हैं, ठीक है, और स्वेब पर वो यहाँ से जो डिस्चार्ज मिला आपको उस डिस्चार्ज को एक ड्रॉप डालते हैं। वो डिस्चार्ज में ब्लड होगा, ब्लड टिंड होगा। वो ब्लड टिंड का मतलब ब्लड में होगा। वो आपको लगेगा ब्लड है डायल्यूटेड सा, पतला सा ब्लड सा है। उसकी ड्रॉप आपने जैसे ही डाली, ड्रॉप डालने के बाद ब्लड तो जितना था उतना फैलेगा थोड़ा सा। उसके बाद में CSF वो बड़ा रिंग बना के फैल जाएगा। ठीक है, CSF बड़ा फैलने का कारण यह है कि वो एक ऐसा लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन, है ना? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। तो ब्लड गाढ़ा है तो वो एक लिमिटेड स्पेस में ही ड्रॉप की तरह रहेगा। और CSF विस्कस है, वो लेस विस्कस है। लेस विस्कस का मतलब होता है ज्यादा पतला है तो ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, तो वो सर्कल बना के, तो हम जब एक गोज पेड़ पर, गोज पीस पर ऐसे ड्रॉप डालेंगे एक ब्लड की, उस डिस्चार्ज की जो मिला था हमें हेड इंजरी के फल थ्रू, उस डिस्चार्ज की ड्रॉप डालने से ब्लड आपको इतना ही सर्कुलेट होगा, लेकिन इतनी बड़ी एक रिंग मिलेगी। ठीक है, वो रिंग अगर बन रही है, ठीक है, तो वो रिंग है CSF की वजह से। किसकी वजह से बन रही है? तो इसको बोलते हैं हेलो साइन या डबल रिंग साइन। ठीक है, फर्स्ट रिंग बनेगी उस ब्लड क्लोट की, फर्स्ट रिंग बनेगी उस ब्लड क्लोट की, बोलो, और सेकंड रिंग आके CSF की बन जाएगी। तो डबल रिंग साइन भी इसको बोलते हैं। लिखो इसमें क्या होता है। देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लाइट येलो कलर रिंग, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लाइट येलो presence of light yellow color ring around the blood on the gauze piece, around the blood on the gauze piece। ठीक है, उस गॉज पीस पर एक येलो, लाइट येलो कलर की एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, रिंग बन जाएगी उस ब्लड क्लोट को कवरिंग किए हुए। ठीक है, उसको बोलेंगे हेलो साइन। क्या बोलेंगे? इट इंडिकेट्स, इसके नीचे एरो बना के लिख लो, इट इंडिकेट्स लीकेज ऑफ CSF।
क्या कर रही है ये टेस्ट, क्या पॉजिटिव आ रहा है, CSF प्रेजेंट्स, तो इट इंडिकेट्स लीकेज ऑफ CSF, इट इंडिकेट्स लीकेज ऑफ CSF। लिखा? नहीं? सिम्टम्स, हाँ, सिम्टम्स की बात करें, साइन सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा? ओटोरिया, ओटोरिया क्या होता है? OTURR, हाँ, ओटोरिया, डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्रॉम ईयर, लिक्विड क्या होगा वहां पर? ब्लड या CSF, है ना? तो लिखो डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्रॉम ईयर। भाई ईयर से तो पस भी आता है, ठीक है, ईयर से पस भी आता है, लेकिन वो इन्फेक्शन की कंडीशन में आता है। ईयर में वैक्स भी होती है, वो अलग चीज है। हेड इंजरी के केस में आपके पास डिस्चार्ज हो रहा है ओटोरिया, ठीक है, ठीक है, तो इसमें CSF और ब्लड हो सकता है, ठीक है। राइनोरिया, राइनोरिया, ठीक है, फ्री डिस्चार्ज ऑफ थिन म्यूकस फ्लूइड फ्रॉम नोज, थिन म्यूकस फ्लूइड फ्रॉम नोज, फ्री डिस्चार्ज, फ्री मतलब कंटिन्यूस डिस्चार्ज, है ना, फ्री डिस्चार्ज ऑफ थिन म्यूकस फ्लूइड फ्रॉम नोज। अगर इसमें CSF भी है, सुनो, नॉर्मल कंडीशन में उसको राइनोरिया बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन में उसको बोलते हैं हम राइनोरिया, और अगर CSF इंक्लूडिंग है तो CSF राइनोरिया। समझ में आ रही है? अगर नॉर्मल कंडीशन में म्यूकस मेम्ब्रेन है तो म्यूकस निकलता है, तो थिन म्यूकस होता है जो फ्री फ्लो कर रहा है, वो रनी नोज कहते हैं, रनी नोज को राइनिया बोलते हैं, ये कॉमन कोल्ड में भी होता है। हम पढ़ रहे हैं हेड इंजरी, तो हम अगर चाहें कि राइनोरिया में अगर म्यूकस के साथ में, इस म्यूकस के साथ में CSF भी हो, कहां से हो? नोज से। कहां से हो? नोज से म्यूकस प्लस CSF दोनों हो डिस्चार्ज, तो इसको बोलेंगे हम CSF राइनोरिया। हाँ या ना? बोलो, CSF राइनोरिया बोल देंगे क्या? हाँ है ना? समझ में आ रहा है यूसुफ? ठीक है। अगर म्यूकस नॉर्मल कंडीशन को राइनोरिया बोलते हैं, और अगर CSF प्रेजेंट है तो CSF राइनोरिया, जो हेलो टेस्ट कर रहे हैं जिसके लिए अपन हेलो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मिटा दू ये। हेमेटोमा, हेमेटोमा, एपिड्यूरल हेमेटोमा, सबड्यूरल हेमेटोमा, लिखो। एपिड्यूरल हेमेटोमा, सबड्यूरल हेमेटोमा, सब अरेक्नोइड हेमेटोमा, और इंट्रासेरेब्रल या इंट्राक्रेनियल बोल दो, ठीक है, इंट्रासेरेब्रल हेमेटोमा। हाँ, हेमेटोमा इस लोकेशन के आधार पर ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, एपिड्यूरल ड्यूरामीटर के ऊपर, सबड्यूरल ड्यूरामीटर से नीचे, सब अरेक्नोइड अरेक्नोइड के नीचे, और इंट्रासेरेब्रल
सेरेब्रम कॉर्टेक्स में कहीं पे भी। ठीक है। अच्छा साहब, मोस्ट कॉमन या मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है? एपिड्यूरल। ठीक है, लिख लो इसमें, इसके आगे यहां लिख लेना, मोस्ट डेंजरस। इसका कारण यह है कि इसमें आर्टेरियल ब्लीड होती है। ठीक है, कारण यह है कि इसमें आर्टेरियल ब्लीड होता है। समझ में आ गया? एपिड्यूरल जो है, ठीक है, उसमें आर्टेरियल ब्लीड मिल जाएगा। आर्टेरियल ब्लीड होना ज्यादा घातक है, हीमोटोमा ज्यादा बढ़ाता है, ज्यादा हेमरेज होता है। ठीक है, मिला इतना? आगे चलें, मिटा दूं ये, मिटा दूं? पैरालिसिस, अगला लिख लो, पैरालिसिस। थर्ड है, फोर्थ है, पैरालिसिस। हाँ भाई, आपस में बात। पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया। पैरालिसिस में कंडीशन है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया क्या कंडीशन है? पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, लिख लो, पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी। ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी। पैरालिसिस ऑफ द वन साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू हेड इंजरी। ठीक है, हेमीप्लेजिया रिलेटेड टू हेड इंजरी। हाँ, आपने कहा सर ये क्यों लिखाया? पैराप्लेजिया, दूसरा लिखो, पैराप्लेजिया। ठीक है, पैरालिसिस ऑफ लोअर लेग्स, बोथ लेग्स और लोअर हाफ ऑफ बॉडी, हाफ ऑफ बॉडी। ठीक है, बोथ लेग्स और लोअर हाफ ऑफ बॉडी। इट इज रिलेटेड टू स्पाइनल कोड इंजरी। अब समझ में आ गया? इट इज रिलेटेड टू स्पाइनल कोड इंजरी। वो ब्रेन इंजरी होगी तब आपको एक साइड में पैरालिसिस होगा। देखो, आपको कभी किस पेशेंट को देखोगे तो पता चलेगा कि अगर कई बार पैरालिसिस राइट साइड में हो रहा होता है तो इंजरी लेफ्ट की होती है। लेफ्ट साइड हेड इंजरी होने से राइट साइड में पैरालिसिस आता है, होता है ना सर, और राइट का लेफ्ट, वाइस वर्सा। लेकिन पैराप्लेजिया जो लोअर हाफ का बॉडी का अगर पैरालिसिस है तो उसका ब्रेन से कम स्पाइनल कोड से है। ब्रेन से नहीं, उसका रिलेशन उसका स्पाइनल कोड से रिलेशन है। ठीक है, स्पाइनल कोड में इंजरी होगी तो लोअर पार्ट, क्योंकि ब्रेन से होता तो अपर पार्ट भी अफेक्ट होता, क्योंकि आना यहीं से सारे साइंस, सारे सिग्नल्स ब्रेन से आना स्पाइनल कोड के थ्रू है। स्पाइनल कोड के थ्रू सारे अगर सिग्नल्स आने हैं नीचे तक, और अगर ब्रेन से होता तो ये हाथ थोड़ी काम करते, नहीं करते ना। तो हाथ अगर वर्किंग है, पाँव में पैरालिसिस है तो स्पाइनल कोड का रिलेशन है वो। ठीक है, और अगर एक साइड की होल बॉडी में है तो अदर साइड का ब्रेन इंजरी है। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी, इट इज रिलेटेड टू स्पाइनल कोड इंजरी। लिखो, इसलिए मैंने ब्लू पेन से अलग लिखा था इसको, रिलेटेड टू स्पाइनल कोड इंजरी। रिलेटेड टू स्पाइनल कोड इंजरी।
मिटा दूँ ये बात। हम्म। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस क्या करोगे डायग्नोसिस में? फिजिकल एग्जामिनेशन, जो आपको दिख रहा है सामने दिखेगा ना, तो फिजिकल एग्जामिनेशन लिखो। हिस्ट्री कलेक्शन, कहाँ हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जैसे अवेलेबल हो। ठीक है। सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे या पेट स्कैन, पीईटी। हाँ जी। पॉजिटिव एमिशन एंजियोग्राफी का मतलब है कि माइनर ब्लड वेसल में कोई इंजरी है, ठीक है, माइनर हेमरेज भी है, तो पता लगता है। लोकेशन नहीं चाहिए तुझे पेट, मिटा दूं? बात बता दो। हाँ चलो लिख लो, लिख लिया। हेलो साइन, ठीक है, ये हेलो साइन या हेलो रिंग टेस्ट लिख लो इसमें। आपने हेलो साइन पढ़ाया तो उस टेस्ट के थ्रू हो क्या रहा था, डायग्नोसिस तो कर रहे हो आप, ठीक है। तो हेलो रिंग टेस्ट, हेलो रिंग टेस्ट फॉर सीएसएफ लीकेज, ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं ये? फॉर सीएसएफ लीकेज, फॉर सीएसएफ लीकेज। हो गया डायग्नोसिस। अच्छा ये सीटी एमआरआई ये तो पता है सबको, सबको पता है, बस पेट नहीं पता था। मिटा दूं? मैनेजमेंट लिख लो, मैनेजमेंट। क्या करोगे मैनेजमेंट हेड इंजरी का? अच्छा हेड इंजरी हुई है तो आपको आईसीपी बढ़ा होगा, बोलो। आईसीपी बढ़ा है तो आईसीपी मैनेज करोगे, लिख लो। पहला पॉइंट लिख लो, आईसीपी मैनेजमेंट, मैनेज, एम एन ए जी ई एम एन, आईसीपी मैनेजमेंट करोगे पहले, ठीक है। आईसीपी बढ़ा हुआ है ना, तो क्या क्या दोगे उसके लिए? आप मैनिटोल ग्लिसरॉल देते हो? अरे बोलो सही, मैनिटोल देते हो और ग्लिसरॉल देते हो, ठीक है साहब। इसके बाद में आपने एंटी सीजर मेडिसिन दिया, देना है, ठीक है। तो मेडिकेशन देंगे कुछ, कौन सी? एंटी सीजर्स, एंटी सीजर ड्रग्स दोगे आप, ठीक है। और मसल रिलैक्सेंट, ये मेडिकेशन दोगे उसको, ठीक है। हाँ। अब अगर बात बिगड़ गई ज़्यादा और हेड इंजरी ज़्यादा है, तब आप ऑपरेशन करोगे, मिटा दो इसको, ठीक है। सर्जरी पे जाएं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, अगर कॉन्ट्यूजन है, ज़्यादा इंजरी है, स्कल बोन फ्रैक्चर है और ब्रेन में सेरेब्रल में या कहीं पर क्लोट बना हुआ है, हेमेटोमा है बड़ा, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको ब्रेन को, क्रेनियम बोन को काटना पड़ता है, ठीक है। और अगर छोटा क्लोट है तो दोनों तरफ दो होल बनाकर उनको निकाल लेते हैं क्लोट को। दोनों चीज़ सीख लो एक मिनट के लिए। अगर आपका क्रेनियम है ऐसा, ठीक है, और क्लोट इतना बड़ा बना हुआ है, तो आपको कहा जाएगा कि आपके सिर को ऑपरेशन होगा या
हेड का ऑपरेशन होगा और इतनी बोन को काट के निकाल लिया जाएगा। ठीक है, इस बोन को यहाँ पर ऐसे टुकड़े को, इस बोन के इतने पार्ट को, ये जो बोन यहाँ से निकाल लेंगे ऐसी, इसको अपन एब्डोमेन में रख देते हैं कुछ समय के लिए, जब तक इसका जो प्रेशर है ब्रेन का ऐसे भी कम हो जाए और जो बल्जिंग है वो खत्म हो जाए। एट द टाइम ऑफ सर्जरी, क्रेनियोटोमी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ये बोन को निकाल देने को कहते हैं क्रेनियोटोमी। ओपनिंग इन द क्रेनियल बोन इज नोन एज क्रेनियोटोमी। ठीक है, और क्रेनियोटोमी के बाद में हमें करना क्या है, हीमेटोमा जो बना हुआ है उसको निकालना है। तो टोटल प्रोसीजर का नाम हुआ क्रेनियोटोमी एंड इवैक्यूएशन ऑफ हीमेटोमा। हाँ है ना, समझ में आया? टोटल प्रोसीजर का नाम हुआ क्रेनियोटोमी एंड इवैक्यूएशन ऑफ हीमेटोमा। और तब तक के लिए ब्रेन में बल्जिंग होगी, ब्रेन में प्रेशर बढ़ा हुआ ऐसे भी है क्योंकि हेड इंजरी थी। ठीक है, हमने क्या किया, इस बोन को इधर कहीं एब्डोमेन में रख दिया। ठीक है, एब्डोमेन में रख दिया, रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ऊपर, ये स्किन की, हाँ हाँ इंसिजन तो लगाएगा ही, बिना चीरे कैसे, बिना इंसिजन लगाए पेट में कैसे डाल देगा, खाना नहीं है वे इधर। इंसिजन लगाना है, इंसिजन लगा के स्पेस बनाना है। ठीक है, बोन की शेप कैसी है, कर्व, कॉनकेव, एक तरफ से कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स भी है, ऐसे शेप है। तो आपको इस तरीके से रखना है ताकि वो जिस शेप में है उस शेप में आ जाए। ठीक है, फेट लेयर के नीचे स्किन काटी, फेट लेयर के नीचे, एड्रेक्टस एब्डोमिनस मसल को नहीं काटना, उसके ऊपर। पेरिटोनियल केविटी में मत डाल देना, सेंटर नहीं है ना, वीपी सेंटर नहीं है, एड्रेक्टस एब्डोमिनस मसल के अंदर मत जाना, उसके ऊपर ही रहना है। ठीक है, यहाँ से काटने के बाद में फेट के नीचे, फेट लोब्यूल्स के नीचे आपको एक अच्छी मसल स्ट्रॉन्ग मिलेगी लेयर, उसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस शीथ। ठीक है, उस शीथ के जस्ट ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं जाना उसके। उसको खोल दोगे तो पेरिटोनियम आ जाएगी। ठीक है, और पेरिटोनियम पे बोन नहीं रखते, पेरिटोनियम में तो अपने को सेंटर डालना होता है वीपी सेंटर वाला। तो वहां पर उस बोन को ऐसे रखा, क्लीन करके साफ करके, और उस एरिया को क्लीन करके साफ करके रखा, वो ऑटोग्राफ्ट की तरह उसकी रक्षा करेगी। बाद में जब इसका बल्जिंग कम हो गया, 2-3 महीने बाद में पेशेंट दोबारा आया और आपको कहा कि सर आई एम नॉट लुकिंग गुड, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ये बिल्कुल चिपका हुआ सा लग रहा है, बल्जिंग खत्म हो जाएगी तो चिपक जाएगा, यहाँ पर खड्डा सा चिपका हुआ रहेगा, स्किन स्किन रहेगी। फिर वापस जाएगा और यहाँ से बोन वापस निकालेंगे, साफ करेंगे और इधर वापस लगा के, और कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब फिक्सेशन करेंगे उसका, कुछ रोड से, कुछ पिन से, कुछ सूचन से फिक्सेशन करेंगे, उसको बोलते हैं क्रेनियोप्लास्टी, क्रेनियोटोमी एंड देन आफ्टर क्रेनियोप्लास्टी। समझ में आ रही है बात? 3 महीने बाद हो रही है वो। क्रेनियोप्लास्टी नेसेसरी नहीं हमेशा सबकी हो, कई की बोन इतनी डैमेज होती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो बोन इतने डैमेज भी हो जाते हैं कई बार, बिल्कुल चूरा हो गया बोन का, तो वो क्रेनियोप्लास्टी कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, हाँ डिस्कार्ड भी करना पड़ता है, और अगर बोन इन्फेक्टेड है तो भी डिस्कार्ड करना पड़ता है, पुराना वुंड है। और ओल्ड एज हो गया, 80-90 साल का है, बहुत ही खराब स्थिति है, बस बचा रहे हैं लाइफ उसकी, ठीक है, तो भी वो बोन को डिस्कार्ड ही की जाती है क्योंकि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेशन कम है, और वापस क्रेनियोप्लास्टी करनी नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम क्या रह गया 90 आदमी का है ना, समझ गए ना? हाँ, उसकी कंडीशन को डिसाइड कर लिया जाता है क्योंकि वो बोन इतनी खराब, इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि वापस नॉट नॉट लाइक या नॉट सुटेबल फॉर री इम्प्लांट, है ना, वापस इम्प्लांटेशन करने लायक नहीं बचती है। ओपन नहीं रहता, स्किन तो वापस कवर होती है, ब्रेन कवर को ऊपर नहीं रखते। मेनिंजेस जो, हाँ वो ऐसा बिल्कुल सॉफ्ट सा एरिया रहेगा, ये बोन का हार्ड एरिया, वो सॉफ्ट सा एरिया रहेगा, स्किन रहेगी। ठीक है, मेनिंजेस कवर की जाएगी, मेनिंजेस कवर की जाएगी, और बोन के ऊपर एक पेरियोस्टियल लेयर जो हमने छीली थी खोलने के टाइम, उसको कवर की जाएगी, और स्किन कवर की जाएगी। ठीक है, सुतरिंग से। तो वो ऐसा रहता है, उस पर इंजरी कर दो तो बोन पे तुरंत इंजरी हो जाएगी, एक टेपरिंग भी कर दोगे तो बोन ब्रेन इंजरी हो जाएगी। वो जो एरिया पर, उस एरिया पे क्या नहीं है, बोन नहीं है ना, तो ऐसे टेपर भी कर दोगे तो ब्रेन इंजरी हो सकती है ना। ऐसा होता है क्रेनियोटोमी। तो प्रोसीजर क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, लिख लो, इफ देयर इज ए कंप्रेशन फ्रैक्चर, लिख लो, 2 लाइन लिख लो, ओवर द ब्रेन टिश्यू, कंप्रेशन फ्रैक्चर
कंप्रेशन फ्रैक्चर मतलब ज्यादा चोट लगी है, ठीक है, ओवर ब्रेन टिश्यूज। If there is a compression fracture over brain tissues, then bone flap removed by decompressive craniotomy. Then bone flap, ये टुकड़ा जो है इसको कहते हैं बोन फ्लैप, ठीक है, रिमूव्ड बाई अच्छा, क्रेनियोटोमी को नाम दिया आपने डीकंप्रेसिव क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था, तो कंप्रेशन कम करना था। कंप्रेशन फ्रैक्चर का अपोजिट क्या हुआ? डीकंप्रेशन। तो डीकंप्रेसिव क्रेनियोटोमी क्या बोलेंगे? डीकंप्रेसिव क्रेनियोटोमी क्या बोलेंगे इसको? बाय डीकंप्रेसिव क्रेनियोटोमी। अच्छा, नेक्स्ट लाइन से लिखो एक बार। इफ देयर इज एनी हेमेटोमा, if there is any hematoma, it can be removed by suctioning, it can be removed by suctioning or evacuation, suctioning or evacuation, evacuation, evacuation। if there is any hematoma, कंडीशन वही है, ब्रेन फ्रैक्चर होगा तो हेमेटोमा यहां भी बनेगा, ठीक है। इफ देयर इज हेमेटोमा, हेमेटोमा के आगे लिख लो स्मॉल, स्मॉल हेमेटोमा, ठीक है, देन इट कैन बी रिमूव्ड बाय सक्शनिंग और इवैक्यूएशन। सक्शनिंग करना और इवैक्यूएशन एक जैसी बात है, निकालना, इवैक्यूएशन मतलब निकालना, बाय क्रेनियोटोमी और बाय क्रेनियोटोमी और मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? बरहोल इवैक्यूएशन। क्रेनियोटोमी मतलब आपने बोन को ही काटा और निकाल दिया, बोन काट के आपने वो निकाला, क्लोट निकाला, ठीक है। कई बार एसडीएच और ईडीएच में क्या करते हैं अपन, ब्रेन का ये होल क्रेनियम का टुकड़ा काटते हैं और क्लोट निकाल दिया, वापस टुकड़ा रखा और बंद कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा बोन को नहीं काटना पड़ता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है जो लेस डेंजरस होता है, क्या होता है? ये क्रेनियम है, इस पर आपको पता चल रहा है कि यहां पर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्लोट है, आपको पता लग रहा है, आपके मेजरमेंट में आपने सीटी स्कैन की और सीटी के अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिली कि यहां से यहां तक में क्लोट है और यहां से यहां तक में क्लोट है। समझ में आ रही है ना बात मेरी? इतना क्लोट का सर्जन को पता चला तो वो क्या करता है, यहां पर एक बर होल बनाता है और यहां पर एक होल बनाता है, इसमें से एनएस फ्लश करता है, इसमें से आउट होता है। बर होल इवैक्यूएशन। बर होल के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बोन पर रखकर ऐसे घुमाने से होल हो जाता है, ठीक है, बोन के ड्रिल जैसा ही होता है, थोड़ा बड़ा बोर होता है, उसका बोर होता है बड़ा, इस होल को कहते हैं बर होल। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ये होल जो क्रेनियम पर बनाया जाता है, इस होल को बोलते हैं, क्रेनियम पर जो है, क्रेनियम पर जो होल बनाया जाता है उसको बोलते हैं बर होल। क्या बोलते हैं? इसमें से अपन एनएस फ्लश करते हैं और दूसरे वाले में से एनएस निकल जाता है, ठीक है, विथ क्लोट, विथ क्लोट्स। समझ में आ गई क्या है ना? ये जो क्लोट यहाँ पर जमा हुआ था उस क्लोट को निकाला जाता है ऐसा, उसको बोलते हैं बर होल इवैक्यूएशन। और जो होल बनाया जाता है उस होल को बोलते हैं बर होल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर होल क्या होता है, ठीक है। समझ में आया बात? आ गया? क्लियर है? बोलो, एनी डाउट?